साथियों नमस्कार। जतन इन होम एकेडमी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के एसएसटी विषय के पाठ्यक्रम की तीसरी यूनिट का एक महत्वपूर्ण बिंदु मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का विचार विमर्श करेंगे। साथियों, इस बिंदु के तहत हम न केवल सल्तनत काल और मुगल काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझेंगे, अपितु इन दोनों के मध्य उभरे हुए दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य बहमनी और विजयनगर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी अध्ययन में शामिल करेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत अमीर वर्ग, जो उच्च वर्ग था, वो दो भागों में विभक्त था। तुर्कीदास अमीर, जो कि बाहर से आए हुए कुलीन वर्ग के विदेशी थे, और दूसरे वर्ग में गैर तुर्की अर्थात ये भारतीय मुसलमानों का वर्ग है। तो यहां पर सल्तनत कालीन सामाजिक दशा में जो उच्च वर्ग था उसमें दो भाग हम देखते हैं। एक तो तुर्की अमीरों का जो कि विदेशी थे, और एक गैर तुर्की जो कि भारतीय मुसलमान थे। यहां पर हमें दरबार में कुलीन वर्ग में एक महत्वपूर्ण पद उलेमा का उल्लेख मिलता है। इस्लामी धर्माचार्य तथा शरीयत के रूढ़िवादी व्याख्याकार उलेमा कहलाते थे। शरीयत अर्थात इस्लामी कानून। इस्लामिक कानून को शरीयत कहा जाता है, जबकि इस्लामी कानून के स्रोतों की बात करें तो सर्वप्रथम हम कुरान को देखते हैं। कुरान ये इस्लामियों का, मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मोहम्मद साहब के अनुसार ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप से दिए हुए संदेशों को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सुन्नाह के नाम से इस्लामी ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। यह सुन्नाह वो शब्द और परंपराएं हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कहे गए। तीसरा एक और महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है इजमा। इजमा मुस्लिम कानूनविदों की व्याख्याएं हैं जो कि कुरान पर आधारित हैं। इसके अलावा हमें कयास भी एक महत्वपूर्ण इस्लामिक कानूनों का स्रोत प्राप्त होता है, जिसमें कुरान की तार्किक व्याख्याएं शामिल होती है। तो इस प्रकार इन चारों पांचों स्रोतों को मिलाकर हम शरीयत कहते हैं, और इस शरीयत के रूढ़िवादी व्याख्याकार उलेमा कहलाते थे। इस उलेमा के दो महत्वपूर्ण कार्य हमें देखने को मिलते हैं। एक, सल्तनत काल के जो धार्मिक विषय थे उनको प्रभावित करना, अर्थात नीतिगत मामलों में उनका सहयोग करना, उनकी व्याख्या करना, और एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि न्यायिक मामलों को निस्तारित करना। इन न्यायिक पदों पर इन उलेमा का एकाधिकार हमें देखने को मिलता है। सल्तनत काल में खिलजी राजवंश में अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण शासक है, और इसने अपनी सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने के लिए बलबन की नीतियों का अनुसरण किया। बलबन ने भी अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि, उसकी परछाई घोषित की थी, अपनी सल्तनत को, अपने सुल्तान पद को वैधानिकता प्रदान करने के लिए, और इसी रास्ते का अनुसरण किया था खिलजी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक शिलालेख में यह कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है, और इसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। एक महत्वपूर्ण परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस खिलजी राजवंश के शासक में मोसिस और सोलोमन के गुण विद्यमान थे। सामाजिक दशाओं की मुगल काल में बात करें तो उच्च वर्ग के लोगों में मनसबदार, जागीरदार, जमींदार और राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। बादशाह और राज्य के शासक वर्ग में, उसके हरम में, जनान खाने में स्त्रियां रखेलें अर्थात प्रोस्टिट्यूट्स और दासियां रहा करती थी। मध्यकाल में हमें दास वर्ग में अत्यधिक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दास रखना मध्यकाल की सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस समाज में अर्थात मुगलकालीन समाज में पर्दा प्रथा और इसी से मिलती जुलती अनेकानेक सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी।
ग्रामीण समाज की अगर बात करें तो मुगल काल में जनसाधारण में किसान, छोटे मोटे काम करने वाले दस्तकार और मजदूर वर्ग शामिल था, जबकि अछूत हमें भूमिहीन किसान और श्रमिक मिलते हैं। ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग 3 वर्गों में विभक्त था: खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियान। ये 3 वर्ग काफी महत्वपूर्ण हैं। खुदकास्त वे किसान होते थे जो खुद की जमीन पर खेती करते थे। पाहीकास्त वे किसान जो दूसरे की जमीन पर किराए से खेती का कार्य किया करते थे। और मुजारियान वे लोग होते थे जो कि किराए पर भूमि लेकर कृषि का कार्य करते थे। स्त्रियों की दशा को दोनों कालों में अगर हम देखें तो सल्तनत काल में ही स्त्रियों की दशा पतन को प्राप्त होने लग गई थी। शिक्षा इनकी नहीं के बराबर थी। सिर्फ उच्च वर्ग की और राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त किया करती थी। मिनहाज ए सिराज जो कि सल्तनत काल के प्रथम राजवंश अर्थात गुलाम वंश के इतिहास का एक प्रमुख वर्णन करता है। इन्होंने तबकात ए नासिरी पुस्तक की रचना की है और तबकात ए नासिरी पुस्तक इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इल्तुतमिश की बेटी रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज कहता है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य व सक्षम थी और यही रजिया मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका के रूप में विख्यात है। यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। सल्तनत काल में ही जो कि पूर्व मध्यकाल के बाद आता है, पूर्व मध्यकाल में ही हमें समस्त कुरीतियां, समस्त कुप्रथाएं, बुराइयां अपने आरंभ को प्राप्त करती हुई देखी जा सकती है। इस काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और वेश्यावृत्ति इत्यादि कुप्रथाएं विद्यमान थी। कुछ वर्गों में सती प्रथा बहुत प्रचलित थी। इब्न बतूता जिसने रेहला अथवा सफरनामा की रचना की है, इनके अनुसार विधवा के जलने से पहले दिल्ली के सुल्तान से एक प्रकार का अनुमति पत्र प्राप्त कर लेना पड़ता था। तो हमें रेहला पुस्तक में जो कि इब्न बतूता की है सती प्रथा की झलक मिलती है। मुगल काल में सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध हमने अकबर के द्वारा देखा। यद्यपि कुलीन स्त्रियों को यहां पर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, जैसे गुलबदन बेगम, महामनगा, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा, जेबुन्निसा, ये वो महिलाएं हैं मुगल काल में जो कि शिक्षित थी, सम्मानित थी, राजकीय परिवार से संबंधित थी। विदेशी यात्री बर्नियर ने भी सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है। तुगलक साम्राज्य के दौरान ही सल्तनत काल का हमें पतन आरंभ मिलता है और इसी समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इस विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा को अगर हम समझे तो वर्णाश्रम 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है और इन चारों वर्णों में ब्राह्मण हमें सर्वप्रमुख स्थान पर मिलते हैं। शेट्टी या चेट्टी एक प्रमुख मध्यम वर्ग था। यह एक व्यापारिक वर्ग था और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को उस समय बड़वा की संज्ञा दी गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हमें सतशूद्र की अवधारणा मिलती है। सतशूद्र अर्थात अच्छे शूद्र, वे नीची जाति के लोग जो कि अपने मानसिक विकास के द्वारा उच्च वर्ग के व्यवसायों को, उनकी जीवन पद्धतियों को अपना लिया करते थे, वे ही सतशूद्र कहलाते थे। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में हमें 2 प्रमुख औद्योगिक वर्गों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। पहला जो वर्ग था वो था वेलंगे, इनको दक्षिण वर्गीय वर्ग भी कहा जाता था। दूसरा है इडंगे जो कि वाम वर्गीय वर्ग था। तो वेलंगे हम याद रखेंगे और इडंगे याद रखेंगे। निष्कर्ष रूप में मध्यकाल के समाज को अगर हम परखें तो हमें संयुक्त परिवार, इसके साथ ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया, जाति और गोत्र व्यवस्था की जटिलता, जन्म के आधार पर कठोर वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, दास प्रथा, और यही दास प्रथा व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतीक मानी जाती रही है।
इन सब चीजों का मिश्रण हमें मध्यकाल में मिलता है। इसी के साथ मध्यकालीन जो मुस्लिम समाज है वो 3 भागों में हमें बटा हुआ मिलता है, जैसे शासक वर्ग, अभिजात वर्ग और साधारण वर्ग। शासक वर्ग में सभी प्रकार के राजा लोग शामिल थे, जबकि अभिजात वर्ग में हमने जैसे अध्याय के प्रारंभ में ही उलेमा, मनसबदार, जागीरदार, जमींदार ये वर्ग देखे, और साधारण वर्ग में मजदूर, कृषक इत्यादि लोग शामिल थे। सल्तनत काल के प्रमुख राजवंश तुगलक वंश में एक शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दासों के विकास हेतु दासों के लिए एक अलग विभाग की रचना की थी, जिसे हम दीवाने बंदगान भी कहते हैं। तो आप दीवाने बंदगान नामक तथ्य को याद रखेंगे। इस विभाग का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके समय में हमें सर्वाधिक दासों की संख्या प्राप्त होती है। 2 प्रकार के दास हमें देखने को मिलते हैं, एक तो खुले बाजार वाले दास और एक युद्धबंदी वाले दास। बहुविवाह की बात करें तो यह ज्यादातर शासक और अभिजात वर्ग में लोकप्रिय था, और इस समय हमें विवाह की कोई एक निश्चित आयु देखने को नहीं मिलती। हालांकि छोटी उम्र में ही इस समय विवाह कर दिए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम कट्टरता का परिचय देते हुए स्त्रियों को धार्मिक व्यक्तियों और धर्म गुरुओं की मजार पर जाने से रोक लगा दी थी। तो मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को पढ़ने के बाद हम अगले बिंदु आर्थिक दशा का अवलोकन करेंगे। आर्थिक दशा के अंतर्गत हम देखेंगे कि 7वीं सदी से 10वीं सदी तक आते आते भारत और अरब के बीच में व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो चुकी थी, और यही वो काल था जब दोनों के बीच में स्वर्णिम अध्याय की रचना हो रही थी। तुर्कों के द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण तकनीक कुछ इस प्रकार हैं। चरखा, जिसका उल्लेख हमें फुतूह उस सलातीन में अबू बकर इसामी की जो पुस्तक है फुतूह उस सलातीन, इसमें हमें सर्वप्रथम चरखे का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक 1350 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। इसी के साथ चूना और गारा का एक साथ प्रयोग भी हमें तुर्कों के द्वारा सिखाया गया। कागज का प्रयोग तुर्कों के द्वारा लाया गया। इसी के साथ तुर्कों ने ही स्थापत्य में सर्वप्रथम मेहराब का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक रूप से बने हुए गुंबदों का प्रयोग भी तुर्कों के द्वारा किया गया। कुतुबनुमा, जो कि दिशा सूचक यंत्र है, इसका प्रयोग भी तुर्कों के द्वारा नावों में करवाया गया। सल्तनत काल में आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो सर्वाधिक योगदान कृषि का हमें मिलता है। मुकद्दम, खुत, मुखिया, चौधरी ये कुछ प्रमुख वर्ग थे जो कि ग्रामीण स्तर पर थे, और ये कृषि के क्षेत्र में बिचौलिए का कार्य करते थे। इनको नियंत्रित करने का कार्य सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मध्यकालीन ग्रामीण जो कि कृषक वर्ग और कृषि उत्पादन का कार्य करते थे, इस अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित पुस्तक तारीख फिरोजशाही में, तथा रेहला जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की थी, और आईन अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा रचित है, इन 3 पुस्तकों में मध्यकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। रहट प्रणाली जो कि कुएं से पानी निकालकर सिंचाई की व्यवस्था में काम आती थी, इसका पहला विवरण हमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा रचित बाबरनामा पुस्तक में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण है रहट या अरघट प्रणाली। आमीर ए कोही यह ऐसा विभाग था जो कि कृषि के विकास हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। नहरों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नहरें फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाई थी, किंतु पहली बार नहरों की बात करें तो पहली बार नहरें गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। शाहजहां जो कि मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, इन्होंने भी नहरों की मरम्मत कराई और उनका नाम नहर ए शाह रखा। किंतु हमें नहरों की प्रणाली में गयासुद्दीन तुगलक नहरों के सर्वप्रथम निर्माता और सर्वाधिक निर्माता के रूप में फिरोज तुगलक का नाम ज्यादा याद रखना है। सल्तनत काल में भूमि के विभाजनों की बात करें तो इक्ता, खालसा, मिल्क, वक्फ और इनाम, इन 5 वर्गों में सल्तनत कालीन भूमि
विभाजित थी। इक्ता को अगर हम समझे तो इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है और मोहम्मद गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इस व्यवस्था की स्थापना हुई। यद्यपि इस व्यवस्था की सबसे व्यवस्थित रूप से स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुल्तान के द्वारा सैनिकों को, प्रशासकों को और सल्तनत की सेवा करने वाले लोगों को अपनी सेवा के बदले में भूमि का एक टुकड़ा प्रदान कर दिया जाता था और वह व्यक्ति उस भूमि के टुकड़े पर समस्त प्रकार का प्रशासन संचालित करता था और उस प्रशासनिक खर्चे को निकालने के लिए उस टुकड़े से जो भी राजस्व मिलता था उसमें से वो अपनी खर्चे को निकालकर बचा हुआ जो राजस्व है वो केंद्रीय कोष में जमा करा देता था। इस व्यवस्था में इक्ता के प्रशासक को इक्तादार, मुक्ति या वली की संज्ञा दी जाती थी और इक्तादार की नियुक्ति मुख्यतः भू राजस्व के संग्रहण और दूर के क्षेत्रों पर केंद्रीय सत्ता अथवा सल्तनत का नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। फवाजिल वो रकम थी जो कि इक्तादार प्रशासनिक खर्च हटाने पर केंद्रीय खजाने में जमा करवाता था। बलबन के द्वारा इक्तादार के नियंत्रण हेतु ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के बदले गांव प्रदान किए थे और यही गांव प्रदान करने के कारण वे सैनिक वजहदार कहलाने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण संज्ञा है खालसा। खालसा वो केंद्रीय भूमि थी जो कि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। इसे महरूसा भी कहा जाता था। मिल्क राजा के द्वारा प्रदत्त भूमि थी। मिल्क राजा के द्वारा प्रदत्त भूमि थी, जबकि वक्फ धर्म या धार्मिक कार्यों के बदले प्रदान की गई भूमि थी और इनाम वो भूमि थी जो कि पेंशन के रूप में प्रदान की गई थी। सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड ने सल्तनत काल में अनुदान की संज्ञा दी है। संपूर्ण साम्राज्य को हम सल्तनत काल में दो भागों में बांट सकते हैं, खराज भूमि और मवास भूमि। खराज भूमि वह थी जिससे नियमित भू राजस्व प्राप्त होता था और मवास भूमि वह थी जहां से भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था और यहां पर सल्तनत की सेना लूट मचाती थी। इसी से खम्स नामक कर की उत्पत्ति हम आगे देखेंगे। दो प्रकार के करों का विभाजन हमें देखने को मिलता है, धार्मिक कर और धर्मनिरपेक्ष कर, अर्थात अधार्मिक कर। धार्मिक कर में जकात शामिल था और धर्मनिरपेक्ष कर में खराज, जजिया और खम्स शामिल था। खराज भूमि कर था जो कि हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था, जबकि सामान्यतः यह उत्पादन के 1/3 से 1/2 तक लगाया जाता था, अर्थात 33 से लेके 50% तक इसकी दर मानी गई थी। किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में इसने 20% खराज निश्चित कर दिया था। अपनी पुस्तक फुतुआते फिरोजशाही में फिरोज तुगलक इसका वर्णन करता है। उस्र कर की बात करें तो यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था और इस कर की दर थी 1/10 से 1/5, अर्थात 10% से 20% तक। जकात, जिसे सदका भी कहा जाता था, यह धनवान मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था और यह आय का 2.5% लगाया जाता था और जकात का उपयोग हमेशा धार्मिक कार्यों के संवर्धन और उसके विकास के लिए किया गया था। जजिया, यह सैनिक सेवा के बदले गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था और यह प्राय खराज के साथ लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज से पृथक कर दिया था। इस जजिया की बात हमने मुगल राजपूत संबंधों वाले बिंदु में भी की थी। खम्स अन्य महत्वपूर्ण कर था जो कि युद्ध के लूट के माल पर लगता था। इससे राज्य का हिस्सा 1/5 और सैनिकों का हिस्सा 4/5 होता था, अर्थात 20% राज्य के पास और 80% सैनिकों के पास जमा किया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को मजबूत करने के लिए इस अनुपात को उल्टा कर दिया था, अर्थात राज्य के पास 80% और सैनिकों के पास 20%। किंतु अगले ही शासक
फिरोज शाह तुगलक ने इस व्यवस्था को अपने मूल रूप में व्यवस्थित कर दिया। एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया और हक ए शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया जिसकी दर 1/10 निश्चित की गई। तो हक ए शर्ब एक सिंचाई कर था जिसको फिरोज तुगलक ने आरोपित किया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के हितार्थ, किसानों के लिए कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की, कृषि ऋण देने प्रारंभ किए, जिसे हम तकाबी या सौंदर भी कहते हैं। तो सल्तनत कालीन आर्थिक व्यवस्था की विवेचना के दौरान हमें यह पता लगता है कि व्यापक आर्थिक नीति और उत्पादन के तरीकों का विस्तार तथा आर्थिक संपत्ति का अधिक समान वितरण करने की कोशिश, ये सारे उपाय सुल्तान की नीति या सल्तनत काल की नीति या सल्तनत काल की आर्थिक नीति के दायरे से बाहर थे। सुल्तान का कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा कि वह एक व्यापक आर्थिक नीति का अनुसरण करे या फिर उत्पादन के तरीकों का विस्तार करे या फिर गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करे। अगली विवेचना अगर हम देखें तो कृषि ज्यादातर लोगों की जीविका थी, किंतु बुनाई, रंगाई, नक्काशी, दस्तकारी, कागज, धातु और ईंट व पत्थर से संबंधित छोटे छोटे व्यवसाय इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। इस समय की बात करें, बंगाल और गुजरात बुने हुए सामानों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से निर्यात के लिए। बंगाल के माल की उत्तमता की प्रशंसा अमीर खुसरो और अन्य विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से की है। विदेशी यात्री बार्थेमा, जो 1503 से लेकर 1508 ईस्वी के आसपास आया था, इन्होंने भी बंगाल को रुई, अदरक, चीनी अन्न और हर प्रकार के मांस हेतु संसार का सबसे अधिक समृद्ध देश माना था, समझा था। सल्तनत काल की आर्थिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें अमीर खुसरो का एक कथन याद आता है। उसने कहा था कि राजमुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है। इसमें हमें आम जनता के शोषण और सल्तनत काल की शोषक व्यवस्था का उल्लेख देख सकते हैं। मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम हम भूमि का विभाजन देखते हैं। यहां पर 3 भागों में भूमि विभाजित थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि और मदद-ए-माश, जिसे सयूरगल भी कहा जाता था। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि का उत्पादन होता था और इन्हें तिजारती या जिन्स ए आला फसल भी कहा जाता था। इन्हें नकदी फसलें अथवा उत्तम फसलें भी कहते थे। खालसा भूमि की परिभाषा को हमने देख लिया है। जागीर भूमि वो भूमि जो कि जागीर भूमि, इक्ता भूमि को हम मान सकते हैं मुगल काल के लिए। जो भूमि सल्तनत काल में इक्ता भूमि थी, वही भूमि मुगल काल में जागीर भूमि का रूप हासिल कर लेती है, रूप धारण कर लेती है। मदद-ए-माश वो भूमि थी जो कि धार्मिक कार्यों की सेवा के बदले प्रदान की जाती थी। कृषक वर्ग स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में इस मुगल काल में भी विभाजित था, जो कि हमने सल्तनत काल में भी देखा था। खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियान। इस काल में एक विशेष बात यह थी कि नजराना देने पर पाहीकास्त से वह खुदकास्त बन सकता था, अर्थात पाहीकास्त किसान एक भेंट देकर खुदकास्त का रूप धारण कर सकता था। भूराजस्व संग्रह की पद्धति को समझने के लिए हम चलते हैं गल्ला बख्शी या बटाई। यह भूराजस्व संग्रह की पहली पद्धति है और इसमें 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई के अंतर्गत खड़ी फसल में ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता है, जबकि लंक बटाई में फसल को काटने के पश्चात किंतु भूसा अलग करने से पहले, अर्थात चारा अलग करने से पहले राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हैं। और रास बटाई में भूसा अलग करने के बाद तैयार अनाज का विभाजन किया जाता है। ये 3 व्यवस्थाएं हमें बहुत अच्छे से समझनी हैं गल्ला बख्शी के अंतर्गत। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था है भूराजस्व संग्रह की कनकूत या कानकूत। इसमें अनुमान के आधार पर
राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। तीसरी व्यवस्था मसाहत थी। इस पद्धति को पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे का यांत्रिक उपकरण के रूप में उल्लेख फुतूह-उस सलातीन में मिलता है, जो कि इसामी की रचना है। इस बात की चर्चा हमने पहले भी करी है। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा और समय सूचक उपकरणों का आविष्कार भी दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ था। सल्तनत काल में व्यापारियों के समूह को तुंजार ए खास कहा जाता था और लोधी शासक, जो कि सल्तनत काल के अंतिम शासक थे, ये भी खुद भी एक व्यापारी थे। मिनहाज ए सिराज, जिसने तबकात नासिरी की रचना की है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख मिलता है कि विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने हेतु चौकियां स्थापित की गई थी। देवल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो कि गुजरात में था और यह व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध और एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा प्राप्त था। देवगिरी यह भी गुजरात में था और यह अपने व्यापारी वर्ग के लिए प्रसिद्ध था, जो कि रत्नों के व्यापार में संलग्न थे। चीनी यात्री महुयान ने बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख किया है। इब्न बतूता व मार्को पोलो तुर्किस्तान व ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करते हैं और अदन व मिस्र से दासों का व्यापार संचालित होने की सूचना देते हैं। भारत से निर्यात की वस्तुओं में लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियां, मसाले और शक्कर प्रमुख वस्तुएं थी, जबकि आयात के अंतर्गत घोड़े, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं शामिल थी। हमेशा भारत से आयात और निर्यात की वस्तुएं पूछे तो यह बिंदु हमें हर काल में आसानी से सेट हो जाएगा। हर परीक्षा में पूछा जाता है निर्यात की वस्तुएं, आयात की वस्तुएं, तो इनके इर्द गिर्द की चीजें हम सेट कर सकते हैं। निर्यात में जैसे लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियां, मसाले, चीनी इत्यादि। जबकि हमने क्या मंगाया बाहर से? हमेशा घोड़े, क्योंकि घोड़े शुरू से ही भारत में अच्छी प्रकृति के नहीं हुए थे। सोना चांदी, विलासिता की वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं आदि आदि। बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, भारत की अनंत कारीगरों का देश कहकर प्रशंसा करता है। इसी काल में अर्थात मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित उद्योग था। आईन अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी है, इसके अनुसार वाफ्ता, जो कि उच्च कोटि का सूती वस्त्र था। भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको की संज्ञा दी गई थी। रेशमी कपड़ों को पटोला कहते थे और तांबे की खानें राजस्थान और मध्य भारत में मिला करती थी। अन्य धातुओं की बात करें तो हीरा, गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। गुलाब जल और सुगंधित तेल हमेशा जौनपुर और गुजरात से मिला करता था। अकबर ने समुद्री जहाजों के निर्माण कार्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में कागज के प्रयोग का उल्लेख किया है, जबकि मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा, मोदी और खुदरा व्यापारियों को वाणिक कहा गया। दक्षिण भारत में चेट्टी व्यापारिक समुदाय के प्रमुख अंग थे, जैसा कि हमने विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में देखा। मुगल काल में ही चुंगी की दर प्रारंभ में वस्तु के मूल्य का 2.5% थी, जबकि जहांगीर के समय में यह 3.5% और औरंगजेब के समय में यह 5% हो गई। हुंडियों के माध्यम से रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था मुगल काल में। मुद्राओं की बात करें तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के प्रचलित किए। चांदी का टणका और तांबे का जित्तल, ये 2 प्रमुख सिक्के थे जो कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए थे। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, हमेशा परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोने का एक नया सिक्का दिनार प्रचलित किया, एक अदली सिक्का भी चलाया और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी प्रारंभ की थी। तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था, यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। फिरोज तुगलक ने अद्धा व बिरवा नामक आधे और चौथाई जीतल के तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित किए थे। बाबर ने मुगल काल में काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी मुद्रा का प्रचलन किया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था
काफी विकसित थी। उसने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का था वो प्रचलित किया। शेरशाह के समय में सिक्कों को ढालने की जो टकसालें थी उनकी संख्या 21 प्राप्त होती है हमें। स्मिथ V.A. स्मिथ ने लिखा है कि शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। अकबर ने सुव्यवस्थित मुद्रा व्यवस्था प्रारंभ की और उसी ने मुहर नामक स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी और यह वो मुद्रा है जो कि मुगल काल की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा है। अकबर ने राम सीता प्रतिमा के साथ ही राम सीए शब्द भी अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके अलावा अल्लाहू अकबर भी अपने सिक्कों पर लिखवाया था। असीरगढ़ विजय की स्मृति में अकबर ने बाज की आकृति के सिक्के चलाए। अकबर ने ही चांदी का एक सिक्का जिसका नाम जलाली था उसको चलाया और अकबर के द्वारा प्रचलित जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था उसका नाम था शंसब। इलाही एक अन्य प्रकार का सिक्का था जो कि सोने का गोलाकार सिक्का था। दाम व जीतल दो अन्य सिक्के थे जो कि तांबे के थे। पिछली परीक्षाओं में सिक्कों से प्रश्न पूछे जाने के कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण सिक्के याद रखने योग्य यहां पर शामिल किए हैं। निसार जहांगीर के द्वारा प्रचलित सिक्का था जो चौथाई मूल्य के बराबर था और जहांगीर ही वो शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी। शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच में एक आना नामक सिक्का भी प्रचलित किया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमे खुदवाना बंद करवाया, यद्यपि उसके काल में ही हमें सर्वाधिक टकसालों की संख्या मिलती है। मुगल काल में अगर ओवरऑल हम देखें तो सर्वाधिक रुपये की ढलाई की गई। अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से संबंधित तथ्यों की बात करें तो अकबर वह व्यक्ति था जिसने शेरशाह की ही भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा। 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किरोड़ी पद्धति प्रारंभ की गई। उसने खालसा भूमि जो कि केंद्रीय भूमि थी उसको बराबर भागों में विभाजित किया और हर भाग की उसके औसत उत्पादन के आधार पर मालगुजारी तय की, अर्थात उसका राजस्व तय किया। इसमें वे ही इलाके शामिल किए गए जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपये था और 1 करोड़ राजस्व वाले इलाकों पर ही एक अधिकारी आमिल की नियुक्ति की गई और 1 करोड़ राजस्व होने के कारण ही इस आमिल को हम किरोड़ी नाम से लोकप्रिय नाम पाते हैं। इसकी मदद हेतु यद्यपि वितिकची और खजांची भी अकबर के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो ये मुगल काल के अन्य आर्थिक तथ्य हैं। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1580 में दहसाला प्रणाली जो कि टोडरमल नामक व्यक्ति के द्वारा सलाह के रूप में अकबर को दिया गया था, इसको प्रचलित करने का कार्य, लागू करने का कार्य शाह मंसूर नामक व्यक्ति ने किया था। इस दहसाला पद्धति के अंतर्गत मुगल काल में भूमि के हमें 4 प्रकार मिलते हैं: पोलज, परती, चच्चर और बंजर। पोलज जिसका अन्य नाम हमें पोलर भी मिलता है। पोलज या पोलर वह भूमि थी जो कि हमेशा खेती लायक थी, उपजाऊ थी, जिस पर हर वर्ष खेती की जाती थी। परती वह भूमि थी जिस पर 1 या 2 वर्षों का अंतराल देकर खेती की जाती थी, जबकि चच्चर वह भूमि थी जिस पर 3 या 4 वर्षों का अंतराल देकर खेती की जाती थी, जबकि बंजर वह अनुपजाऊ भूमि थी जो कि खेती लायक नहीं थी। अकबर के द्वारा ही 1586 से 87 के बीच में गज ए इलाही नामक नई माप प्रणाली का प्रयोग किया गया और यह 33.5 इंच की माप प्रणाली थी जिसने गज ए सिकंदरी नामक माप प्रणाली का स्थान लिया था। यह गज ए सिकंदरी माप प्रणाली सल्तनत काल के लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा प्रचलित की गई थी और यह 32 इंच की माप प्रणाली थी। मुगल काल के महत्वपूर्ण शासक जहांगीर के द्वारा जागीरदारी प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया और इसी के द्वारा अलतमगा जागीरी प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि अलतमगा जागीर
क्या होती थी, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो मुगल राजपूत संबंध में भी किया था। जहांगीर के ही अगले उत्तराधिकारी शासक शाहजहां ने भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत ठेकेदारी प्रणाली को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। औरंगजेब ने, जो कि मुगल काल का एक अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, इसने शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून के अनुसार भू राजस्व की दर 50% की और इजारेदारी अर्थात ठेकेदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा को निरंतर रूप से जारी रखा। तो साथियों, यहीं पर हम मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा के पार्ट 1 वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके पार्ट 2 वीडियो में हम पूरे मध्यकाल की सांस्कृतिक दशा को विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी या आपके अन्य सुझाव हों तो हमें प्रेषित कीजिएगा, जिससे कि हम आप तक और अधिक उपयोगी सामग्री भेज सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जतन इन होम एकेडमी आपका फीडबैक प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिकाधिक अपने दोस्तों में प्रचारित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।